हेलो गाइज, स्वागत है आपका यूट्यूब स्टडी में। तो गाइज आज का हमारा लेक्चर है वास्तविक संख्याएं का लेक्चर नंबर 2 और आज के हम इस लेक्चर में सॉल्व करने वाले एक्सरसाइज 1.2। तो गाइज एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने के लिए पहले हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं। तो इसमें थ्योरी क्या है, तो ये थ्योरी इसमें ये है कि हम अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं और अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। तो देखिए अभाज्य संख्या तो आप जानते हैं कि जो एक और स्वयं के अलावा किसी ना कटे वो अभाज्य संख्याएं कहलाती है, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड हम क्यों करते हैं, तो कोई भी आपको भाज्य संख्या दी गई होती है, अभाज्य गुणनखंड कहलाता है क्या है, मैं ये बता रहा हूँ कि कोई भी भाज्य संख्या अगर दी गई है तो उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। गुणनखंड मीन्स होता क्या है, कोई भी संख्या यदि आपको दी गई हो वो किस संख्या से कट जाए वही उसका गुणनखंड होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 12 है, ठीक है, 12 एक भाज्य संख्या है, ठीक है, भाज्य संख्या, और ये किस अभाज्य संख्या से कट रही है वो होता है उसका अभाज्य गुणनखंड। तो 12 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा और फिर 3 से कटेगा ना। ये क्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है। यदि मान लीजिए यदि दो अभाज्य संख्याएं एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रही हैं तो उसको पावर के रूप में लिखते हैं। जैसे इस प्रकार लिखेंगे, 12 का अगर हमको अभाज्य गुणनखंड लिखने को कहा जाए तो 2 के पावर 2 × 3 लिखेंगे, ठीक। समझ में आया। अभाज्य गुणनखंड मीन्स होता क्या है, कोई भी भाज्य संख्या का उसके अभाज्य संख्या के रूप में खंडन करना ही हमारा अभाज्य गुणनखंड कहलाता है, ठीक। तो इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं कि अभाज्य संख्याएं अभाज्य गुणनखंड द्वारा हम जो भाज्य संख्याएं हमें दी गई होती हैं उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालना हमें सीखना है, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो ये देखिए, ये हो गया। हम क्या देखने वाले हैं, ये कैसे निकालेंगे मैं आपको बताऊंगा, एक्सरसाइज करते समय ही आपको बता दूंगा। अब ये देखिए, एक फार्मूला है इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट, उसको आप याद रखिएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। मीन्स यदि मान लीजिए कोई संख्या ए है, आप ए और बी दी गई है तो उसका दोनों का गुणनफल उसके एलसीएम और उसके एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक। ये आप याद रखिएगा, ठीक। यदि इन दोनों में से आपको ये ज्ञात हो और ये पूछ रहा हो तो आप इसमें बी से भाग दे देंगे तो ये आपका ए निकल जाएगा, ठीक है। तो इससे हमारा काम चल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रश्नवाली 1.2, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये दिया है, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं आपको तो पता ही होगा। अभाज्य गुणनखंड ऐसे करके निकालते हैं, जो कोई भाज्य संख्या दी गई होती है, मैंने बताया ना, कोई भाज्य संख्या यहाँ पे 12 है और ये कौन से अभाज्य संख्या से कट रही है, ये 2 और 3 अभाज्य संख्याएं हैं जो कट रही हैं, लेकिन दो बार आ रहा है इसलिए हम 2 के पावर 2 इसको लिखे हैं और 3 लिखे हैं। तो हमें पहला क्वेश्चन में क्या याद करना है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। ये देखिए 140 है, ठीक, 140 को क्या करना है, अभाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हम कैसे करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी का 4 और ये 5 और ये 7 आएगा। कैसे आएगा, यहाँ पे गुणा करके देख लीजिए, 140 आ रहा है ना, 2 दूनी के 4 5 20 140, ठीक है। ये कैसे है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए 140 का आप अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकालेंगे। सबसे पहले हम छोटी संख्या से कटाते हैं। छोटी संख्या यहाँ पे 2 मैं ले रहा हूँ, 2 से कटाएंगे तो ये 70 बार में जाएगा, फिर अब 2 से कटाएंगे तो ये 35 बार में जाएगा, और फिर 5 से कटाएंगे, सबसे छोटे से पहले देखते हैं, 3 से नहीं कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा तो क्या है, 5 से कटेगा, कितनी बार में, 7 बार में कटेगा, फिर मैं 7 से 1 बार में कटेगा। तो ये पूरा का खंडन हो गया और इसको हम गुणा के रूप में लिख दें तो ये हो गया अभाज्य संख्या का गुणनफल, ठीक है। ये 140, इसका यदि ये गुणा करेंगे तो अब इसका 140 ही आएगा। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब देखिए 5 नंबर देखते हैं हम, इसी का पहले क्वेश्चन का 5 नंबर, पहले का 5 नंबर, ठीक। पहले का 5 नंबर क्या दिया है, 24
और 29, इसका भाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप, यहाँ पे 74 और 29 दिया है ना, तो सबसे पहले स्टार्ट करिए, 2 से नहीं घटेगा, 3 से नहीं घटेगा, 7 से नहीं घटेगा, 7, 13 से भी नहीं घटेगा, तो आप आगे जाते जाएंगे तो ये घटेगा 17 से। ठीक, 17 से घटेगा तो कितने बार में, 17 का टेबल पढ़ेंगे तो ये 17 बार में जाएगा। कैसे जाएगा ये देखिए, 17, 24, 17, 51, 64, 4 बार में करेंगे तो, और 4 बार में करेंगे तो ये 68 हो जाएगा। ठीक, इसमें से कैरी कितना हो जाएगा, 6 बचेगा इसमें से 6। देखिए 6 इसमें दे तो 17, 70 4 बार में आएंगे तो 68 होगा, 3 बार में करेंगे तो 51। ठीक है, 3 बार करेंगे तो कितना हो गया, 51 हो गया ना। अब देखिए कितना बचेगा, 3 बार करेंगे तो 51, और 51 में से 62 माइनस करेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में से 119, तो 11 ये कितना 119, और 17 से भाग देना है तो कितनी बार में जाएगा, गुणा करिए आप, 17 जो 7 बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा ना, 7 बार में जाएगा तो ये कितना होगा। अब फिर ये कितने से कटेगा, 19 से कटेगा। कैसे कटेगा आप देख लीजिएगा, 19 से कटेगा, क्योंकि 17 है, 17 के आगे 19 से आएगा, 19 से कटेगा, देखते हैं 19 से कटेगा कितने बार में, 19 दूनी 38, 2 बार हो गया ये। ठीक, कितना बार बचा, 5 बचा और 7, तो 19 से 57, और ये 23 से ही कटेगा। ठीक, एक बार में, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, इसका 17 × 19 × 23। ठीक है, ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में, ये हो गया। ठीक, ये तो हमारा पहला में कितना बचा है, 1 2 3, बीच के तीनों बचे हैं। आप खुद से ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। तो गाइज हम आते अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन में दिया है, दूसरा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दूसरे का पहला, इसमें हमको 2 संख्याओं का जोड़ा दे दिया गया है। जैसे पहला में दिया है 26 और 91 का। ठीक, और इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और दिखाना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसका फैक्टर करेंगे। 26 का फैक्टर करेंगे तो 2 × 13 होगा, और 91 का करेंगे तो 7 × 13 होगा। ठीक, तो एचसीएफ में कॉमन फैक्टर को लिखते हैं। एचसीएफ में कॉमन फैक्टर को लिखते हैं, तो कॉमन फैक्टर क्या है, 13 है, तो एचसीएफ इसका क्या होगा, 13 होगा। और एलसीएम में कॉमन फैक्टर का हाईएस्ट जो पावर होता है उसको लिखते हैं। तो 13 का इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है, एक ही है, तो 13 लिखेंगे। और जो बचे हमारे फैक्टर होते हैं दोनों में, उन सबको लिख देते हैं। तो ये 2 और 7 बचे। ठीक, 2 और 7 बचे, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 182 होगा ना। 93 91 और 2 करेंगे तो 182। तो हमें दिखाना क्या था कि 2 संख्याओं का गुणनफल 26 और 91 का गुणनफल जो 182 और 13 के गुणनफल के बराबर होगा। तो आप करेंगे तो कितना होगा, 13 × 26 6, और 13 × 14 104, 106 और 13 23 66 होगा ये। अब देखिए 26 और 91 का करने पे क्या इतना ही आ रहा है, यहाँ पे आप कर लीजिए 26 × 91 आप करेंगे तो ये भी इतना ही आएगा। ठीक, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो इससे हमें क्या प्रूफ हो गया कि जो हमारा 2 संख्याओं का गुणनफल होता है उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो गाइस इसमें 2 क्वेश्चंस बचे हैं, दूसरा और तीसरा। आप खुद से ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब आते हैं हमने तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन में हमें दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें जो इसमें 3 संख्या, एक क्वेश्चन में 3 दिए गए हैं, 3 मतलब अंक दिए गए हैं, उनका हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। जैसे पहला देखते हैं 12, 15 और 21, इसका हमें एलसीएम और अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 12 का फैक्टर करेंगे तो कितना होगा, 2 × 2 × 3 होगा। और वैसे ही 15 का करेंगे तो कितना होगा, 3 × 5, और 21 का करेंगे तो 3 × 7। तो मैंने बताया था ना कि एचसीएफ में कॉमन फैक्टर को लिखते हैं। इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर इसमें 3 है, तो एचसीएफ हमारा 3 हो गया। अब देखिए
एलसीएम में हम जो एचसीएफ होता है उसका सबसे बड़ा पावर लिखते हैं, सॉरी एलसीएम में क्या लिखते हैं, एलसीएम में सबसे बड़ा पावर लिखते हैं। तो 3 का सबसे बड़ा पावर एक ही है तो इसको 3 लिखेंगे, और जो हमारे बचे फैक्टर होते हैं उसको लिखते हैं। तो ये हो गया 2 2 5 × 7 करेंगे तो कितना आएगा, 70 और 6 420 आएगा। करेंगे तो ये पूरा हमारा 420 आएगा। ठीक है, तो एलसीएम हो गया हमारा 420 और एचसीएफ हो गया 3। वैसे ही इसमें भी 2 क्वेश्चंस है, आप खुद से ट्राई करिएगा। अब आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे। तो गाइस हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है ये देखते हैं। 4 नंबर में जो हमने एक फार्मूला बताया था कि 2 संख्याओं का गुणनफल वो उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, उसी से क्वेश्चन दिया है। तो 2 संख्याएं हमारा क्या दिया है, 306 और 657 दिया है। ठीक, 306 और 657 दिया है, और उसका एचसीएफ हमें दिया है और पूछा है हमसे एलसीएम पूछा है, एचसीएफ हमें दिया है, एचसीएफ दिया है, एचसीएफ हमारा 9 दिया है। तो यदि आप इसको बाई कर देंगे बाई 9, 306 × 657 बाई 9 करेंगे तो ये आपका एलसीएम निकल जाएगा। ठीक, तो आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, ये ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, या फिर मैं आपको डिवाइड करके भी दिखा देता हूँ। ऐसे करेंगे तो कितना बार में जाएगा, ये 34 बार में जाएगा, 9 से 34 बार में कटा। ठीक, और 34 में 657 से आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो मल्टीप्लाई करते हैं 657 में 34 से, तो ये हो जाएगा 28 के 8, ये 2 और 4 5 20, 2 22 और 6 6 24, 2 26। ठीक, और 17 के 21 की 1 और 15 15 2 17 के 7 और 36 18 के 19। अब देखिए 8 3 6 7 6 13 14 7 6 13 13 9 2 11 12 1 1 2 23 33 8 22 33 8। तो इसका जो एलसीएम होगा, एलसीएम क्या होगा इसका, एलसीएम इतना होगा 22 33 8, इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक, इसका एलसीएम हो जाएगा इतना। तो हमारा एलसीएम निकल गया और एचसीएफ दिया है। अब चाहें तो उसका दोनों का मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हैं कि दोनों जो है वो इक्वल ही आया है। आप ये एलसीएम में 9 का गुणा करिए तो पूरा निकल जाएगा, और फिर 306 में से करेंगे तो दोनों बराबर आ जाएगा। तो ये गाइज ये भी हो गया हमारा। अब आते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पे। तो गाइज 5वां क्वेश्चन ये दिया है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n 5 नंबर है, ये 6 के पावर n संख्या 0 पर समाप्त होगा। मीन्स कभी क्या उसका इकाई का अंक 0 हो सकता है, ये नहीं होगा। लेकिन क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसका इकाई का अंक 0 होने के लिए जो उसका आधार होगा, आधार उसमें कम से कम एक फैक्टर तो ऐसा होना चाहिए जो क्या हो, 2 × 5 एक फैक्टर होना चाहिए। ये होगा क्योंकि जो इकाई का अंक इसमें बनेगा 10 में एक 0 आएगा, या फिर आप 2 घात करिए, 3 घात करिए, 4 घात करिए, जितना करेंगे उसमें इकाई का अंक 0 आएगा। 6 में क्या 2 × 5 है, 6 में 6 का फैक्टर करेंगे तो 2 × 3 होगा। 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। केवल 2 से 0 होने के, इकाई का अंक 0 होने के लिए क्या एक फैक्टर इसमें आधार में एक फैक्टर ऐसा उपस्थित होना चाहिए, 2 × फैक्टर 5 का फैक्टर उसमें उपस्थित होना चाहिए। लेकिन हम जब 6 का फैक्टर करें तो 2 × 3 हो रहा है। मीन्स इसको ऐसा लिखेंगे कि आपको पता ही है कि देखिए यदि 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 100 होगा। 3 करेंगे तो कितना होगा, 1000 होगा। मीन्स इकाई का अंक 0 आने के लिए हमें 2 × 5 के रूप का होना चाहिए, जो उसका आधार का जिसका हम ले रहे हैं, मीन्स जिसके पावर दिखाना है कि इसका कितना घात करेंगे तो ये 0 आएगा, तो उसमें एक 2 × 5 का फैक्टर उपस्थित होना जरूरी है, तभी इकाई का अंक कभी 0 होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन जब 6 का फैक्टर करेंगे तो 2 × 3 होगा, तो क्या इसका इकाई का अंक कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगा। ठीक, आप इसका आंसर लिखिए, नहीं ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 2 × 5 का फैक्टर नहीं है। 0 होने के लिए 2 × 5 का फैक्टर होना जरूरी है।
तो गाइज हमारा 5 नंबर भी हो गया। अब ये देखिए हम आते हैं 6 नंबर पे। तो 6 नंबर में पूछ रहा है, 6 नंबर में 2 हमें दे दिए गए हैं ऐसे, ये 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस 13 दिया है, और दूसरा दिया है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। हमसे ये पूछा है कि अभाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये भाज्य संख्या क्यों है। तो ये बताइए भाज्य संख्या, हम कौन सी संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड, जो ये इसका गुणनखंड हुआ है, इसका भाज्य गुणनखंड हुआ है, देख रहे हैं ना आप, ये 6 को छोड़ के जो इसका हुआ है ये इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ है। और अभाज्य संख्या मीन्स क्या होती है, वो संख्या जो एक से कटे या फिर स्वयं से कटे। तो किसी भी संख्या का कोई भाज्य संख्या होगी तभी आप उसका अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। इसलिए क्या है, ये भाज्य संख्या है। हम आपको दिखा दे रहे हैं कि कैसे इसका भाज्य संख्या है और फैक्टर कैसे इसका भाज्य गुणनखंड हुआ है। तो ये देखिए इन दोनों में, पहले में ए में, इसको बी मान लीजिए और इसको ए मान लीजिए। तो ए में आप 13 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1 बचेगा। अब देखिए इसे करेंगे तो ये कितना होगा, 3 इंटू 78 बचेगा। इसका फैक्टर कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसका फैक्टर कर सकते हैं। तो इसका फैक्टर करेंगे तो कितना होगा, 2 इंटू 3 इंटू कितना होगा, सॉरी 3 इंटू 13 होगा ना, और ये 2 होगा, 2 होगा, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि जो ये संख्याएं हैं, इसका ये पूरा का पूरा एक पूरा का फैक्टर हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में कर दिया है। मीन्स ये क्या है, ये भाज्य संख्याएं हैं। उसी प्रकार इसका भी करेंगे तो इसमें से 5 कॉमन लेंगे। 5 कॉमन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसका गुणनखंड करने में हम लोग को आसानी पड़ जाएगा, इसलिए। तो इसका भी करेंगे तो ऐसे करके दिखा दीजिएगा, इसलिए ये भाज्य संख्या है। अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। तो 7 नंबर में ये है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक। ये मान लीजिए आपका खेल का मैदान है और इसके सामने एक वृत्ताकार पथ है, ठीक। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, मान लीजिए ये सोनिया है, इसको ये मान लीजिए इसको 18 मिनट लगते हैं, ठीक। जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि, ये मान लीजिए आर है, यहाँ से दौड़ा है, इसको 12 मिनट लग रहे हैं, ठीक। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर, मान लीजिए कि ये दोनों यहाँ से ए और बी दोनों एक स्थान से चलना प्रारंभ करके, मान लीजिए वे एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मीन्स हमें पॉसिबिलिटी दिखानी है कि कितने समय बाद मिल सकते हैं, इस स्थान पे पुनः कितने समय बाद आ सकते हैं। तो यदि हम इन दोनों का एलसीएम निकाल लें तो हमें पता लग जाएगा कि ये इस टाइम में दोनों फिर मिल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसका निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो 12 और 18 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम। 12 और 18 का हमें एलसीएम निकालना है। तो 12 का यदि आप फैक्टर करेंगे तो कितना होगा, 2 इंटू 3 होगा, मीन्स 2 के पावर 2 इंटू 3। 18 करेंगे तो कितना होगा, 18 का 2 इंटू 3 इंटू 3 हो गया। आप देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 3 का स्क्वायर। तो मैंने क्या बताया था कि सबसे बड़े वाले पावर को लिखते हैं। तो इसमें 2 का सबसे बड़ा पावर क्या है, 2 इंटू 2 मीन्स ये हो गया। और 3 का सबसे बड़ा वाला पावर क्या है, 3 इंटू 3। अब करेंगे तो कितना होगा, 36 मीन्स 36 मिनट बाद ये दोनों, ये देख लीजिए, नहीं दिख रहा होगा तो सबसे बड़ा वाला पावर मैंने लिख दिया। अब देखिए 3 का सबसे बड़ा वाला पावर मैंने लिख दिया। एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे बड़ा वाला पावर लिखते हैं। तो 2 का सबसे बड़ा वाला पावर क्या होगा, 2 के पावर 2 जो मैंने लिख दिया यहाँ पे। 3 का स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3। अब दोनों का मैंने एलसीएम निकाल दिया है। तो एलसीएम निकालने पे क्या होगा, एलसीएम निकालेंगे दोनों का, 12 और 18 का एलसीएम जब हमने निकाला है तो कितना आया है, निकाला तो 36 आया है। मीन्स ये 36 मिनट बाद एक
36 मिनट बाद ये क्या होंगे, एक दूसरे से प्रारंभिक, दोनों एक प्रारंभिक स्थान पे आ सकते हैं, मीन्स यहाँ आ जाएंगे। तो गाइस आज के लेक्चर में बस इतना ही, फिर मिलेंगे।